Hi students, my name is Vinay Mishra and welcome back to my YouTube channel where I am focusing on teaching you guys all the different subjects which you have to study in class 9th. I'll back to Hindi again. और the main reason is कि मेरा जो भतीजा है वो गांव में रहता है इंडिया में और वो उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए मैं ये YouTube वीडियोस बना रहा हूँ एंड आई होप आप लोग को भी कोई हेल्प करेगा। करता है तो वेल एंड गुड, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछिए। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन मोर डिटेल। आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू गाइज। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। नाउ मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ हिंदी में बोलूँ, लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आता है या if you guys need any kind of subtitle or something, please let me know and I'll sort it out for you. So we are going to study physics today, thanks to S.C. Gupta and Smita Agrawal for their beautiful book. It's a simple study of physics. You can prefer any other books depending on what books you're studying in your schools, और आपके टीचर्स क्या प्रेफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि द मेन रीज़न टू मेक दीज वीडियोस इज़ मैं अपने भतीजे के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ओके। सो काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसमें काफ़ी सारे डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वगैरह हैं, एग्ज़ाम पेपर्स हैं वेरी गुड, सैम्पल पेपर्स हैं, रिविजन नोट्स हैं, ब्यूटीफुल। और द बेस्ट थिंग इज़ मैं इसको बहुत हाई फाई लेवल पर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बट मैं बहुत डिटेल में हर चीज़ समझाऊँगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊँगा। और सिर्फ हर वीडियो 1 घंटा आधा घंटा इससे ऊपर के नहीं होंगे, ओके। 1 घंटे में जितना भी चीज़ कवर हो पाएगा, आई विल कंटिन्यू द सेकेंड वीडियो उस जस्ट आफ्टर द प्रीवियस वन, ओके। सो हमारे पास इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक वी हैव 6 chapters to study in this book. 6 chapters we have. Okay, one thing before jumping into the contents और इंडेक्स के बारे में बात करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस ऑन अ PDF रीडर। मैंने कोई भी स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर नहीं की हैं। अगर कोई चीज़ आपको ऐसा हो रहा है कि क्लियर नहीं दिख रहा है, आई एम श्योर कि इफ़ यू हैव अ लैपटॉप और समथिंग यू विल बी एबल टू सी थिंग्स वेरी क्लियरली। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या नहीं है, आप इसे मोबाइल स्क्रीन में पढ़ रहे हैं, चीज़ें अगर आपके लिए बहुत छोटी हो जाती हैं, और अगर आपके पास ये बुक है तो मैं लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़ूँगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लाइन बाय लाइन उस चीज़ को देखेंगे, ओके। क्वेश्चंस वगैरह हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। पहले मैं कुछ मौके दूंगा, अगर आपको लगता है कि आपसे सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो वील सॉल्व इट टुगेदर, ओके। नोट्स वगैरह मेक इमीडिएटली। ऐसा मत करिए कि अभी वीडियो देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम नोट्स बनाएंगे। आई रियली रिकमेंड कि आप जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो वैसे वैसे अपने लिए नोट्स बनाते चलो। मैं हर चीज़ जैसे मैंने पढ़ाई की होगी हाई स्कूल में, क्लास 12th में, या जैसे करनी चाहिए, मैं बिल्कुल वैसे ही हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगेन, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप IIT और कहीं और पढ़ने के लिए जाओ। द मेन मोटिव इज़ कि आपको बेसिक नॉलेज हो हर सब्जेक्ट की, ओके। मैं अभी ये क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, बट लेट्स फोकस ऑन फिज़िक्स and let's focus on chapter 1 today, okay. The things which we'll be studying in chapter 1 is what is motion, ठीक है। मोशन क्या है? एक चीज़ और, मैं हिंदी में पढ़ा ज़रूर सकता हूँ बट मुझे हिंदी में नहीं पता कि मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ओके। सो प्रॉबेबली ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता हो, कुछ चीज़ों के बारे में ना पता हो। मैं हर चीज़ को हिंदी में नहीं बता पाऊँगा, ओके। एनीवेज, मोशन क्या होता है, ओके। पहला चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज़ मोशन, ठीक है। कोई चीज़
मोशन में है इसका क्या मतलब है, कोई चीज़ रेस्ट में है इसका क्या मतलब है, ठीक है, रेस्ट या मोशन इन चीज़ों का क्या मतलब है, ठीक है। हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है या डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन और स्पीड, मोशन को मेजर किया कैसे जाता है, हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड और डायरेक्शन में क्या फ़र्क होता है, या स्पीड और वेलोसिटी में सॉरी क्या फ़र्क होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का रेट कैसे चेंज होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। वी आर गोइंग टू लुक इनटू how to represent the motion in a graphical form. Okay, if I were you, while making the notes, what I'll do is I'll write chapter 1. I'll write the main things which we are going to study in chapter 1. One thing again, मेरे notes को आप अपने स्कूल में आप अपने टीचर्स से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप दो अलग अलग कॉपी बना सकते हो, एक स्कूल की और एक आपकी सेल्फ स्टडी की। मैं आपको सिर्फ एक सेल्फ स्टडी में हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो हम लोग ये देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं मोशन का। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस में, दूरी में, और समय मतलब टाइम में उनके ग्राफ्स कैसे फॉर्म होते हैं मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंडर में आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मोशन की इक्वेशंस कैसे निकलती हैं, राइट। इक्वेशंस आप क्लास 9 में, आई एम श्योर यू नो व्हाट इक्वेशंस आर, ओके। बट ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें डिटेल में समझाऊं और स्लो समझाऊं, तो इफ़ यू आर स्मार्ट, इफ़ यू आर वेरी गुड, यू कैन स्किप द वीडियोज़, ओके, some portion of the videos if you like. Okay, we are also going to talk about the derivation of velocity time or the graphical representation. So we are going to talk about different derivations which will be falling into the equation of motion categories. We are going to derive the velocity time relationship. We are going to talk about position time relationship by graphical method. We are going to talk about uniform circular motion. We are going to also derive position and velocity relationship by graphical method. So we are going to we are going to go in detail with every topic, with every section. Okay, so I'm not going into detail about other contents. So we are going to talk about only the the topic from chapter 1. ओके, सो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप देखें कि CBSE का सिलेबस क्या क्या है NCERT के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मोशन में ये सारी चीज़ें हैं जो एक NCERT बुक में होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इन बुक्स में जो थोड़ा बहुत डिटेल में होती हैं, जिन्हें आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट दैट्स ओके। ओके, अभी के समय में पढ़ लेना इज़ बेटर देन लास्ट में एक साथ बर्डन हो क्लास 10th में और 12th में। सो इट्स अ गुड थिंग कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और कोई बात नहीं, इट्स मज़ेदार, इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ओके, नाउ ये एनीवेज CBSE के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस है जो NCERT की बुक्स में होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जैसे आपकी ये किताब है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस समय, या लखमीर सिंह मंजीत कौर की जो बुक होती है, उसमें अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स, एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स होते हैं, बट फिर भी वो इसी मेन सुपर सेट के अंडर में बात कर रहे होंगे। ओके, नाउ आप देख लीजिए कि आपको असेसमेंट कैसे होगा। 3 घंटे का पेपर होगा आपके स्कूल में, प्रॉब्ली ये हाई स्कूल की बात हो रही है, ठीक है। मैक्सिमम 80 मार्क्स के पेपर होंगे। उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको कितना अच्छे से चीज़ें समझ में आई हैं, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो 46% लगभग होना चाहिए। ऐसे आपका पेपर एक्चुअली में डिज़ाइन होना चाहिए, और होता होगा आई एम श्योर आपके स्कूल्स में। ओके ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मीन्स आपको
ये देखना पड़ेगा कि आपने जो सीखा है आप उसे कितना अच्छा अप्लाई कर पा रहे हो. ओके, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, मीनिंग whatever you have studied, whatever knowledge you have gained till now, आप उसको, अगर आपको वैसी सिचुएशन दी जाती है तो आप एनालाइज कैसे करोगे, या किसी प्रॉब्लम को इवैल्यूएट कैसे करोगे, या अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए आप उसे कैसे कुछ नया दिमाग लगा के क्रिएट करके, कुछ प्रैक्टिकल की नज़र से इसे बोला जा रहा है कि आपको उस लेवल पर भी इवैल्यूएट किया जाएगा. दिस इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकल, आई वुड से, टू सम एक्सटेंट. Okay, so let's jump into chapter 1. कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ें क्लियरली ना दिखाई दें, बिकॉज प्रॉब्ली कोई पेजेस ठीक से स्कैन नहीं हुए हैं, बट डोंट वरी, एज आई सेड आपके पास बुक आपके सामने होगी. सो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने सामने चीज़ों को देखते हुए चलें. ओके, आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि जहाँ पर कोई ऐसा वर्ड मुझे लगता है कि आपके लिए हार्ड होगा, आई वुड रिकमेंड कि आप उसको मार्क करो. इट्स अ न्यू कॉपी, तो आप उसको लिखो कि उस शब्द का क्या मतलब है या उस चीज़ का क्या मतलब है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. ओके, सो एज आई सेड, मैं लाइन बाय लाइन हर चीज़ पढ़ूंगा. And I would really request you or suggest you to read or follow everything in the book. Keep the book in front of you. Just follow my voice. ठीक है? वैसे अगर कुछ पेजेस आपको ब्लरी दिख रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं पेजेस में इशू है, बाकी कुछ पेजेस आपको क्लियर दिखेंगे. So you don't actually need the book. You can also follow everything with me. Right? Okay, in case if you can't, just mark the book, keep the notebook next to you, pause the video if you need to, और उसके बाद आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं. Okay, in our everyday life, okay, before going into or before starting the chapter, what do you understand about motion? मतलब शब्द motion, word motion का मतलब क्या समझ में आता है आपको? अगर आप कॉपी लेके बैठे हुए हो तो आई वुड रिकमेंड, राइट, कि आपने पहले अपना चैप्टर स्टार्ट किया, आपने लिखा आपको इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद आपने टॉपिक लिखा. पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर का नाम है और पहला उसमें टॉपिक है मोशन. उसका मतलब क्या होता है, या डिस्क्राइबिंग मोशन. ओके, जस्ट पॉज द वीडियो, थिंक फॉर अ सेकेंड. मोशन क्या है, क्या मतलब है मोशन का. अगर आप उस इमेज को देख रहे हो जो आपके ऊपर यहाँ पर है, उस इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि बच्चे झूल रहे हैं, राइट, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, एक सर्टेन डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं. इफ़ यू लुक अराउंड यू, बिना कुछ सोचे, बिना ज़्यादा डेफिनेशन पढ़े, अगर आप अपने आसपास सिर्फ नज़र घुमा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि कहीं चिड़िया उड़ रही है, लेकिन कहीं ये भी दिखेगा कि चिड़िया बैठी हुई है. ठीक है, उसके बैठे होने में और उसके उड़ने में जो डिफरेंस है, या फिर वो जो कर रही है उड़ते हुए, आप उसे कह सकते हैं कि एक चिड़िया मोशन में है क्योंकि वो उड़ रही है. ठीक है, एक चिड़िया रेस्टिंग, दूसरी चिड़िया एक रेस्टिंग पोजीशन में है जो बैठी हुई है. ओके, नाउ अगेन, if you start walking with your phone in hand, what's going to happen? You can say that I am in motion. While if you're studying, when you're sitting, or when you're studying while you're sitting, you can say I'm in rest position. That's the simple meaning of motion. Okay, so in our everyday life we observe a large number of objects. Some of these objects are at rest while others are in motion. Okay, जैसे हमने बोला कि हम बहुत सारी चीज़ों को हम लोग
अपने आसपास देखते हैं, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं या हम ये पाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं, जैसे घड़ी है, जैसे साइकिल है, जैसे बाइक है, जैसे चिड़िया है, जैसे झूला है, दीज सम ऑफ द थिंग्स। और जब आप दौड़ने के लिए जाते हो या जब आप खेल रहे होते हो, तो यू आर इन कॉन्स्टेंट मोशन और यू आर इन मोशन। ओके, जब आप सो रहे होते हो, दैट्स, और जब आपकी आपका कोई सामान कहीं पे रखा होता है, तो दैट्स अ रेस्टिंग पोजिशन, और यू आर स्लीपिंग, दैट्स अ रेस्ट पोजिशन। और आप ऐसा बोलते भी हो कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, है ना? ओके, सो आवर हाउस, द प्ले ग्राउंड, आवर स्कूल, इलेक्ट्रिक पोल्स, trees and buildings are at rest and remain fixed at a place. ठीक है? जो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेग्राउंड हुआ स्कूल का, हमारा घर हुआ, इलेक्ट्रिक बिजली के खंभे हुए, पेड़ वगैरह हुआ, बिल्डिंग्स हुई, ये सब एक रेस्ट पोजीशन पे हैं क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक जगह पर फिक्स्ड हैं. Objects which are stationary and do not change their position with time are said to be at rest. अगर आप एक जगह पे सो रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रात को सोना शुरू करो और सोते सोते आप 10 बजे सोना शुरू कर रहे हो, उस पॉइंट को आपने बोल दिया मैं पॉइंट ए पर सो रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद सो के उठने के बाद जब आप अपने आप को देख रहे हो तो आप 2 किलोमीटर दूर जाके आपकी नींद खुल रही है आपके बेड से, तो व्हाट विल यू से? वर यू इन रेस्ट पोजिशन? नो, you were constantly rolling or constantly going to that position, probably while sleeping, but आप एक मोशन कर रहे थे. ओके, सो समय के साथ, टाइम के साथ अगर कोई भी चीज़ एक जगह पर टिकी हुई है तो हम उस चीज़ को बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है, राइट? सो ऑब्जेक्ट्स विच आर स्टेशनरी का मतलब है, आई वुड रिकमेंड कि जो स्टूडेंट्स जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वर्ड्स समझ में नहीं आते हैं, राइट हैंड साइड पर जस्ट मेक अ लाइन, अ कॉलम, 2 वर्ड्स के लिए कॉलम बना सकते हैं, स्टेशनरी, राइट इट देयर. सो स्टेशनरी किस चीज़ को बोलेंगे? जो चीज़ एक जगह पे स्टेशनड है या जो चीज़ एक जगह पे रुकी हुई है. फॉर एग्जाम्पल आपका रेलवे स्टेशन, वो एक जगह पे, उसे स्टेशन क्यों बोल रहे हैं? वो एक जगह पे स्टेशन है, वो एक जगह पे रुका हुआ है. जो चीज़ मोशन कर रही है वो है एक ट्रेन जो वहाँ पर आती है और चली जाती है. लेकिन क्या फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्टेशन क्या मूव करके, जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, क्या वो मूव करके कहीं और रात भर में पहुँच जाता है? नो, राइट? ओके, सो दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी, एक जगह पे रहना. Objects which are stationary and do not change their position with time are said to be at rest. I would recommend to write this sentence in your own words. So, objects which are not moving or do not change their position with time are said to be in rest. Okay? On the other hand, we observe birds flying in the air or in the sky, vehicles moving on the road, trains moving on the railway tracks, as I said few seconds back, blood flowing through the veins and arteries. Such objects are in the state of motion. Okay? Atoms, molecules, planets, stars and galaxies are in a state of continuous motion. आपके ऊपर जब आप सोते हो रात को तो you see stars, moon, they are in constant motion. Okay? अगर यहीं पर जैसे आपने डेफिनेशन लिखी कि द ऑब्जेक्ट्स रेस्टिंग करने वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, या रेस्ट करती हुई चीज़ों को क्या बोलते हैं जो एक जगह पे स्टेशनरी रहते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच आर, सो डेफिनेशन वाज द ऑब्जेक्ट्स विच वर नॉट मूविंग और विच वर फिक्स्ड इन वन पोजिशन with time, they are termed as resting objects or objects in rest. While similarly, आप अगर motion की definition दे सको
तो व्हाट विल यू से? ऐसी चीज जो समय के साथ अपनी जगह बदलती है वो होगी, क्या होगी? वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है. एज सिंपल एज दैट. सो एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion when its position changes with time. As simple as that. For now, let's remember the two things, these two definitions. Okay, so if one asks you how will you define motion, you'll simply say or how will you define an object to be in motion, right? The answer which you should give is any object or any substance, whether living or non-living, if it changes its position from one place to the other with time or with respect to time, is called as the object in motion, or that object will be in motion. So in simple terms, an object is said to be in motion if it changes time, when its position changes with respect to time. Yeah, I mean, an object is said to be in motion when its position changes with time. Okay, and what kind of examples you can give? So the examples which you, every time when you write a definition or something, I would recommend to write some examples which explains that you understood the concept. कोई भी चीज कभी definition को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. एवरी टाइम कुछ ना कुछ आप अपने दिमाग में निमोनिक बना के रखो. निमोनिक का मतलब है कुछ एग्जाम्पल्स दे के रखो अपने दिमाग को, ताकि आपका दिमाग इस चीज़ को याद रख सके कि क्या मतलब है उस चीज़ का. ओके, सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन बी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, kids playing on a playground, or trains arriving on the station, or fast moving trains, or moving trains, rolling balls, footballs. Similarly, cycling is a motion. Stars, galaxies, moon, they all, or planets, sun, they all are in constant motion. Remember to write this definition or remember the definition with an example. ठीक है? Okay, so ordinarily we can observe the motion of an object directly. Ordinarily we can observe the motion of an object directly. क्या मतलब है इसका? कि आराम से या ऑर्डिनरी तरीके से या सिंपल तरीके से हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो मोशन में है कि नहीं. ठीक है? कैसे? सिंपल उसको देख के. ठीक है, हम उसको देख के ये बोल सकते हैं कि ये मूव कर रही है या ये नहीं मूव कर रही है. ठीक है, लेकिन हम उसे डायरेक्टली ये चीज़ बोल सकते हैं. However, in some situations, motion is inferred indirectly. For example, motion of air is inferred by observing the movement of leaves of trees or movement of a dust particle. मतलब अगर जैसे अभी आपने एग्जाम्पल कैसे बोला था कि कोई चीज़ मोशन में है या कोई चीज़ मोशन में नहीं है, इस चीज़ का आप एग्जाम्पल कैसे दे रहे थे? आप उस चीज़ को देख रहे थे और आप ये कह रहे थे कि जैसे ही वो चीज़ अपनी जगह बदलती है, आई कैन इमीडिएटली सी एंड देन से कि मैंने देखा उसने अपनी जगह बदली है. दैट थिंग वॉज इन मोशन. ओके, और जब वो चीज़ अपनी जगह नहीं बदलेगी तो आप बोलोगे कि नहीं मोशन में था या वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में था. जैसे फॉर एग्जांपल आप इस बात को ऐसे समझो कि आप क्लास में बैठे हो, आपका एक दोस्त सबसे आगे वाली सीट पर बैठा है और वो बहुत शैतान दोस्त है. ठीक है, आप मिडिल रो में सीट पे कहीं पे बैठे हो और आपने देखा कि फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पीरियड में बच्चा फर्स्ट सीट पे बैठा था और उसके बाद जैसे ही टीचर क्लास छोड़ के गए, सेकंड पीरियड लगा, वो कूद के सेकंड वाली सीट पे चला गया. ठीक है, तो आपने जब उसको देखा तो आप बोल सकते हो कि
my friend X was in motion. He moved from there to there, right? और with respect to time के साथ ऐसा हुआ है, वो पहले पीरियड में वहां पर था और दूसरे पीरियड में वहां पर था, करेक्ट? लेकिन नाउ इमेजिन कि आप अपना नीचे कुछ कॉपी में लिख रहे हो और आपने एक बार उसको पहले देखा और वो वहीं पर था, और फिर आप अपना लिखने में बिजी हो गए, आपको नहीं याद है कि आपने नहीं ध्यान दिया, लेकिन आपने सेकंड पीरियड में पीछे मुंह घुमा के देखा तो वो आपके पीछे बैठा था सबसे लास्ट सीट में। ऐसा करने की वजह से उसने क्या मतलब, आपने उसे जाते नहीं देखा तो आपने मोशन देखा नहीं, लेकिन फिर भी इस चीज को आप कैसे बोल सकते हो, उसने ना जाते समय फॉर एग्जाम्पल सीट को गिरा दिया गलती से। जब ऐसा हुआ तो आपने बोला कि डेफिनेटली यही बंदा यहां से यहां तक मूव किया है, तो मुझे लगता है ये मोशन में था, ठीक है? ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी, या मैंने ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया है? एक्चुअली में कभी भी हमेशा ये बात जरूरी नहीं होती कि जब आप किसी चीज को कोई चीज अगर मोशन में हो तो वो आपको दिखाई भी दे। कोई जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा डायरेक्टली किसी चीज को देखकर ये बात बोल सको कि मोशन में वो चीज है। ओके, यू कांट से दिस एवरी टाइम directly, especially. That's why it says ordinarily we can observe the motion of an object directly. ठीक है, we can observe it, we can see it, we can say कि हाँ भाई ये चीज मूव कर रही थी, लेकिन कोई कोई चीज ऐसी होती है या तो वो बहुत तेज मूव कर रही थी और या फिर वो दिखाई ही नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल हवा, एयर, it moves from one place to another, but can you see it? No, right? You need to understand the motion of air indirectly, right? So इसीलिए ये इस लाइन का यही मतलब है। However, in some situations motion is inferred indirectly. For example, motion of air is inferred by observing the movement of leaves, okay, of leaves of trees, or movement of dust particles. ओके, सो आप ये चीज देख सकते हो कि आपको अगर किसी चीज की जानकारी डायरेक्टली नहीं मिल रही है कि वो ऑब्जेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल एयर के केस में ये एक एग्जांपल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई देंगी मूव करती हुई। ओके, सो अगर पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं तो यू कैन से कि एयर इज इन मोशन और इट्स अ मोशन ऑफ एयर, राइट? तो आप डायरेक्टली इस बात को नहीं बोल सकते। एनीवेज, सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी। What do you have to do? In the book or in the new copy which you just made for this lecture, I would recommend to just try this thing. It says prepare a list of at least 10 objects in the state of rest and 10 objects in the state of motion. I would recommend कि आप इसे अपने से भरो just by observing your surrounding. अपने आसपास देखते हुए इस चीज को भरो, और ज़्यादा बिल्कुल भी चिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आसपास देखिए कि क्या चीज़ मोशन में है, चाहे वो जो भी चीज़ हो, जस्ट राइट इट डाउन, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो चीज़ जिंदा है या उसके अंदर जान नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अ वॉच, एक घड़ी, इज इन मोशन ऑल द टाइम। ओके, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, fill it up and let's move on. Please, shortcut किसी भी चीज़ का solution नहीं होता, especially आप young बच्चे हो, आप लोग को बिल्कुल shortcut नहीं मानना चाहिए। इसलिए I would recommend कि हर चीज़ मेरे साथ करते हुए चलिए। Okay? Let's go. Okay, just a quick thing to point out that I'm not sure if I'm on the right page, because this is page number 8 and I don't know really what is the page number on this page, but one thing which I'm sure about is कि chapter
1 पेज नंबर 7 से शुरू हो रहा है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू गाइज, ओके। सो मेरे हिसाब से मैं पेज नंबर 8 पर आ चुका हूँ शायद डायरेक्टली, बट ये उस एक्टिविटी के बाद का ही पैराग्राफ है, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। While observing motion, we find that some objects move along a straight line, but others may take circular or curved path. Some objects may rotate, and some objects may oscillate to and fro about their equilibrium position. Okay? Now, in this sentence, few things which you need to keep in mind is, let's write the second word, which is equilibrium. Okay? What is equilibrium? Just write the word, and when I'll come to that point, I'll explain what does that mean. Okay? Now, what does the sentence say? अगर आपने पीछे 10 एक्टिविटीज की हैं तो आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एक सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आगे जाएंगी पीछे जाएंगी, टू एंड फ्रो मूवमेंट करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो रोटेट करती हैं। ठीक है, एक पॉइंट के पास रोटेट करती हैं, एक पॉइंट के अराउंड रोटेट करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एक पॉइंट के आसपास टू एंड फ्रो ऑसिलेशन करती हैं। ओके, सो व्हाइल ऑब्जर्विंग मोशन we can find some objects move along a straight line, but others may take circular or curved paths. Some objects may rotate and some objects may oscillate to and fro about their equilibrium position. What does the word equilibrium means? Equilibrium का मतलब है एक पॉइंट पर एक बैलेंस फॉर्म में रहना। Okay, simple शब्दों में। So, as I said, equilibrium is, how to define it in a single terms. So it's a state of rest or a state of balance. Okay, for example, imagine a balance, a weighing balance, और जिसे हम हिंदी में तराजू भी बोलते हैं। ठीक है, एक तराजू पर आप इमेजिन करिए कि आपने 1 kg एक साइड रख दिया और 1 kg दूसरी साइड रख दिया। क्या होगा? दोनों साइड अगर कोई और वेट नहीं है तो वो एक पॉइंट के अराउंड दोनों ऊपर नीचे करेंगे और एक पॉइंट के अराउंड कुछ देर बाद आके रुक जाएंगे। दैट पॉइंट और दैट पोजिशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, मीनिंग कि कोई भी ऐसा इतना ज़्यादा भारी नहीं है जो दूसरे को नीचे कर सके। ओके, सो इन सिंपल टर्म्स इक्विलिब्रियम मीन्स अ पोजिशन ऑफ रेस्टिंग और अ रेस्टिंग पोजिशन और अ स्टेट वेयर देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस ऑन बोथ साइड। ओके, और थर्ड मीनिंग कैन बी डिपेंडिंग कि आप किस पोजिशन किस सेंस में इक्विलिब्रियम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर इस शब्द का मतलब ये है, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने एक्चुअली दिया। आप उस तराजू पर जहाँ पर लेफ्ट साइड 1 kg वेट है और राइट साइड 1 kg वेट है, अगर आप थोड़ी देर उन्हें छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बीच में जो नीडल लेफ्ट राइट हो रही है वो एक सेंटर पॉइंट से बराबर अमाउंट में लेफ्ट जाएगी और बराबर अमाउंट में राइट जाएगी। दैट मोशन इज कॉल्ड अ टू एंड फ्रो मोशन। टू मतलब आगे, फ्रो मतलब पीछे या एक पॉइंट पर लेफ्ट राइट जाने को भी हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं या ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ लेफ्ट और राइट
की तरफ जाना या एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेफ्ट राइट ऑसिलेट होना, वो चीज़ भी मोशन में है, करेक्ट। उसके बाद अगर आप देखें तो आप सर्कुलर या कर्व्ड पाथ का एग्जाम्पल क्या देंगे, या फिर आप स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल क्या देंगे, ऐसी चीज़ जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, सोचो। सिंपल सी बात ये कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि यू नो कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी। सिंपल शब्दों में, अगर उस चीज़ को सीधा चलने की का रास्ता मिलेगा तो वो सीधी चलेगी। अगर उसको सीधा रास्ता नहीं मिलेगा, उसका रास्ता सर्कुलर होगा या कोई उस पर ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो उसे सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करवाए, तो उसका पाथ वैसा होगा या वो उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर कोई रोड बिल्कुल स्केल रख कर बनाई गई हो और स्ट्रेट हो, तो उस पर जो कार चल रही होगी वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही करेगी ना। एक स्ट्रेट लाइन रोड पर, एक स्ट्रेट रोड पर जो बिल्कुल सीधी रोड है, क्या कोई गाड़ी सर्कुलर चल सकती है? ऑब्वियसली नहीं। ओके, सो अगर कोई गाड़ी बस आगे पीछे करे तो दैट विल बी वन काइंड ऑफ मोशन। वो ऑसिलेट कर रही है आगे पीछे, वो आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो दैट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन। और अगर यही रोड बेंड होती तो वो गाड़ी कर सर्कुलर मोशन करती या फिर कर्व्ड मोशन करती। सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले दिया था, अगर आप लोग ज़रा भी ध्यान से सुन रहे हो तो। क्या बेस्ट एग्जांपल है जो आप रोज़ देखते हो, स्कूल जाने से पहले देखते हो, जिसको आपको ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि आप लोग छोटे हो फिलहाल अभी, जो आपको ये बता रही है कि आप लेट हो गए हो कि आप जल्दी पहुंच जाओ? ऑफ कोर्स इट्स अ वॉच। ओके, दैट इज an object which does a circular motion or in a circular path, right? Okay, so in some situations we observe motion involving a combination of these described types of motion. Okay, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आगे पीछे हो रही है तो वो आगे पीछे होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में चल रही है तो वो सर्कुलर नहीं चलेगी। ओके, और सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, राइट? So that's what this line is saying. In some situations we observe motion involving a combination of these described types of motions. For example, the wheels of a bicycle are rotating about their axis. ठीक है, जो साइकिल के पहिए हैं, ठीक है, साइकिल के पहिए जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो एक एक्सेस जो आपके सेंटर में जहाँ से तीलियाँ टायर के बाहर की तरफ जाती हैं, है ना, उसको एक्सेस बोलते हैं। कोई भी सर्कुलर चीज़ किसी एक पॉइंट पर जब घूमती है तो इस पॉइंट को इस सर्कल का एक्सेस बोलते हैं। ओके, नाउ सो आपका एक्सिस के अराउंड आपकी बाइसाइकिल का व्हील रोटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस एंड द साइकिल एज अ होल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड कर्व्ड पाथ। कितना प्यारा एग्जाम्पल है, बात समझ में आई? जब आपकी साइकिल रोड पर चलती है, ठीक है, और मान लीजिए कि रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करिए, तो आपकी साइकिल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। आप खुद क्योंकि उस साइकिल पर बैठे हुए हो, आप भी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, लेकिन आपके टायर क्या वो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं? वो तो सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, राइट? वो रोटेट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि आप जो भी आपकी साइकिल चल रही है वो एक किसी चीज़ की वजह से एक मोशन में नहीं चल रही है,
वो कई सारे मोशंस का कॉम्बिनेशन है वहाँ पर, राइट? आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो लेकिन आपके टायर रोटेट कर रहे हैं, ओके? अगर कोई पूछे कि बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इस चीज़ का जहाँ पर बहुत सारे मोशन एक साथ हो रहे हों, आप बोल दो कार ड्राइविंग। कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं आप उसको रट लो, नहीं, अपने खुद के एग्जाम्पल सोचो और क्रिएट करो। जैसे एक बाइक, आप लोग कुछ लोग शायद बाइक भी चलाते होंगे, प्रॉब्ली चलाना नहीं चाहिए अपनी इतनी छोटी उम्र में, बट एनीवेज, तो आप बाइक चलाते हो, आप साइकिल चलाते हो, तो आप देखते हो कि आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो लेकिन आपके टायर्स जो हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और अगर आपको लेफ्ट राइट अपनी अपनी सोचिए आप स्टाइल से साइकिल चला रहे हो और आप जिग जैग साइकिल चला रहे हो, तो आपकी हैंडल कैसे मोशन कर रही है? एक बार लेफ्ट जा रही है, एक बार राइट जा रही है, एक बार लेफ्ट जा रही है, एक बार राइट जा रही है। करना नहीं प्लीज, ओके? सो आप क्या कर रहे हो कि आपका जो टायर है वो जिगजैग मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन कर रहा है ना? लेफ्ट राइट जल्दी जल्दी। आपके टायर्स क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो अपनी साइकिल के साथ? एज अ होल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, है ना? ओके, सो इन द प्रेजेंट चैप्टर we shall first study motion along straight line. Later we shall discuss ways of describing the circular motions. पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे होता है, ओके? सेकेंड थिंग इज उसके बाद हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन कैसे होता है, तब हम उसके बारे में सोचेंगे कि सर्कुलर मोशन को कैसे डिस्क्राइब करें, ओके? ओके, now let's jump into the first topic, which is rest and motion. Okay, just before jumping on this exact topic, let's talk about quickly about another example which I want to discuss with you guys, okay? So let's imagine कि आप एक रोड के बगल पे खड़े हो, ओके? ये एक रोड है, ओके? और आप ये देखिए, ये आपकी रोड हो गई और आप यहाँ पर एक बस का वेट करते हुए खड़े हो, ओके? ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। दोनों लोग आप लोग यहाँ पे खड़े होके बस का इंतज़ार कर रहे हो। क्या होता है कि एक बस आती है, ठीक है? और उस बस में आप बैठ के जाने लगते हो आगे की तरफ, ओके? आप निकल गए आगे की तरफ और होता क्या है कि आपका दोस्त पीछे छूट जाता है, ओके? ठीक है, आप आगे निकल गए बस में बैठ के। इमेजिन ये गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, ओके? ठीक है, अब क्या होता है? आगे की तरफ चल रही है, आप गाड़ी में बैठ चुके हो और जगह ना होने की वजह से आपका दोस्त पीछे छूट जाता है, ठीक है? अब अपने दोस्त को बोलते हो कि हम चल रहे हैं और तुम दूसरी बस में आ जाना, ठीक है? अब क्या होगा? अब जब आप अपने दोस्त को की तरफ देखोगे तो क्या वो मोशन में है? ओके, फिर से सोचते हैं। पहले आप बस के बाहर खड़े थे, ओके? बस आती है और आप दोनों एक जगह पे खड़े रहते हो। जब आप बस की तरफ देखते हो तो आपको क्या लगता है? बस चल रही है, ठीक है? फिर बस में जगह ना होने की वजह से आप अकेले बैठ जाते हो और आपका दोस्त पीछे छूट जाता है, ओके? फिर क्या होता है जब आपका दोस्त पीछे छूट जाता है? जब आप अपने दोस्त की तरफ पीछे देखते हो तो आपको देखने में क्या लगता है? वो क्या कर रहा है? वो पीछे की तरफ जा रहा है,
लेकिन आप आगे की तरफ जा रहे हो। पर क्या आपका दोस्त एक्चुअली में मूव कर रहा है? नहीं, वो एक जगह पे खड़ा है। मूव कौन कर रहा है? आप मूव कर रहे हो। ओके, लेकिन आपका दोस्त एक जगह पे खड़ा हुआ है। ये आपकी नज़रिए की बात है। आप जब यहाँ से अपने दोस्त को देख रहे हो तो ऐसा हो रहा है कि वो एक जगह पे खड़ा है, आपको ऐसा फील आ रहा है। सॉरी, वो पीछे की तरफ जा रहा है, आपको ऐसा फील आ रहा है। लेकिन उसकी तरफ से अगर आप देखेंगे तो उसको लगेगा कि आप आगे की तरफ जा रहे हो। आपको भी ऐसा लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन सही बात क्या है कि वो एक जगह पे खड़ा है। तो इस हिसाब से तो डेफिनेशन खराब हो गई, डेफिनेशन तो गलत हो गई। कि हमने डेफिनेशन क्या दी थी थोड़ी देर पहले, कि वो ऑब्जेक्ट जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, उसे हम मोशन बोलेंगे। जो चीज़ मूव नहीं कर रही है उसे हम रेस्टिंग पोजीशन बोलेंगे। लेकिन बात यह है कि ये दोनों टर्म, रेस्ट और मोशन, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहे जाते हैं या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा बदल जाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा ज़रा। और उसके बाद हम लोग दोबारा से देखते हैं कि कैसे, या डेफिनेशंस क्या हैं, या हम बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं। राइट, अब आते हैं हम लोग वापस से। सो वी हैव सीन अबव that an object is said to be at rest if it does not change its position with time with respect to its surroundings. On the other hand, an object is said to be in motion. An object is said to be in motion if it goes on changing its position with time with respect to its surrounding. क्या मतलब है? एक एक बार देखते हैं। An object is said to be at rest if it does not change its position with time with respect to its surrounding. ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी पोजीशन समय के साथ नहीं बदलता है, with respect to its surrounding is said to be in resting position. इसका क्या मतलब है? ठीक है, समझाते हैं। कैसे बोलेंगे इस चीज को सिंपल शब्दों में? सिंपल शब्दों में इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में अगर अपनी जगह नहीं बदलेगा तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वो रेस्टिंग पोजीशन में है। सिमिलरली, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो मोशन में है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है समय के साथ सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तो हम उसे बोलेंगे कि वो चीज़, ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, हर चीज़ एग्जाम्पल से समझनी आसान होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक चेयर पर बैठे हैं और आपकी सराउंडिंग में एक बाइसिकल खड़ी है, ठीक है, समय के साथ अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, रिमेंबर आपकी सराउंडिंग आपकी एक बाइसिकल है जो आपके पीछे खड़ी है। अगर आप अपनी साइकिल के कंपैरिजन में, के रिस्पेक्ट में, अगर समय के साथ
एग्जैक्टली अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, तो कहेंगे कि आपने अपनी जगह नहीं बदली है या फिर आप एक रेस्टिंग पोजीशन में हैं। अगर साइकिल के रिस्पेक्ट में अगर आपने अपनी जगह बदल दी समय के साथ, तो कहेंगे कि यू आर इन मोशन। ओके, तो हमने क्या समझा इस डेफिनेशन से, दो डेफिनेशन से, कि इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम ये कंसीडर करें कि हमारी सराउंडिंग क्या है जब हम इस बात को बोल रहे हैं कि कोई चीज़ मोशन में है या कोई चीज़ मोशन में नहीं है या रेस्टिंग पोजीशन में है। ओके, तो जब भी कभी हम किसी चीज़ को ये बोलेंगे कि वो मोशन में है कि नहीं है, हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि वो किस रिस्पेक्ट में, उसका सराउंडिंग का पोजीशन क्या है। ओके, राइट दिस डेफिनेशन, probably it's a good idea that you should also talk about its surrounding. Okay, so both rest and motion are relative term. relative का क्या मतलब होता है? जैसे जो एग्जाम्पल मैंने पिछली बार आपको दिया जिसमें आपकी साइकिल आपके लिए सराउंडिंग की तरह बिहेव कर रही थी, अगर आप अपनी साइकिल के लिए सराउंडिंग बन जाते तो क्या होता? उस केस में, जिस केस में आप अपनी साइकिल के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो, आपकी सराउंडिंग आपकी साइकिल है और आप मूव कर रहे हो, तो आप तो मोशन में हुए, लेकिन क्या आपकी साइकिल मोशन में है? नहीं, वो तो अपनी जगह पे खड़ी है। आप अपनी चेयर से उठ के कहीं और जा रहे हो, आपकी सराउंडिंग आपकी साइकिल है जो एक जगह पे खड़ी है। इस चीज को रिवर्स करके देखते हैं। अगर आप अपनी जगह पर, एक जगह पर नहीं बैठे हो और आप मूव कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी साइकिल के सराउंडिंग बनते हो, आप भी तो अपनी साइकिल के सराउंडिंग हो ना। अगर साइकिल अपने आप में ये सिर्फ जानने की कोशिश करे कि मैं मूव की कि नहीं की, और आपको अपना केंद्र बिंदु समझे या आपको अपना रेफरेंस पॉइंट समझे, तो वो तो बोलेगी मैं मूव कैसे कर गई, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को हो सकता है वो मूवी याद हो जिसमें मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद है, पर उसके कुछ दोस्त लोग जैसे ही कहीं पे फंसने की चांस आती है, उसके सारे दोस्त लोग पीछे हो जाते हैं, वो एक जगह पे खड़ा रह जाता है, और हर बार क्योंकि उसके दोस्त पीछे हो जाते हैं वो एक स्टेप आगे आ जाता है, ऐसा लगता है, और वो फंस जाता है हर बार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसके दोस्त पीछे जा रहे हैं, वो अपनी जगह पे खड़ा है लेकिन फिर भी फंस जा रहा है, ऐसा लगता है कि वो आगे आ गया है। इसलिए कोई चीज़ अगर रेस्ट में है और कोई चीज़ अगर मोशन में है, अगर वो एक दूसरे के सराउंडिंग बनते हैं, तो एक चीज़ जो रेस्ट कर रही है वो कही जा सकती है कि वो मोशन में है, डिपेंडिंग कि आपने किस ऑब्जेक्ट को उसका सराउंडिंग बनाया है। इसी का मतलब है relative term. Okay, now so both rest and motion are relative terms. एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, not in relative but एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका सराउंडिंग किस सिचुएशन में बिहेव कर रहा है। ओके, an object may be in motion with respect to one surrounding but may be at rest to some other surrounding. Okay, for example, अगर आप फिर से उस बात का एग्जाम्पल लें कि आपका दोस्त बस के बाहर खड़ा हुआ है और आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप, अगर आपका सराउंडिंग आपका दोस्त बनता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि आप मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बस आपका सराउंडिंग बन जाए तो क्या आप मूव कर रहे हैं?
नहीं, आप तो बस के अंदर बैठे हुए हैं ना, बस मूव कर रही है। क्या आप मूव कर रहे हैं? नहीं। क्या आपका दोस्त मूव कर रहा है? हमको उससे मतलब नहीं है। हमें इस बात, हमारा सवाल ये था कि आप जब एक बस में बैठे हुए हैं तो आपकी दो अलग अलग सराउंडिंग मान लीजिए हैं। आपकी एक सराउंडिंग आपका दोस्त है जो पीछे छूट गया, और आपकी वो सराउंडिंग जो आप क्योंकि बस में बैठे हुए हैं तो वो भी आपकी सराउंडिंग है। एक सराउंडिंग जो आपका दोस्त है उसके हिसाब से आप बस के अंदर बैठे हैं और आप दूर जा रहे हैं। आपका आपका दोस्त आपको देखेगा तो बोलेगा मेरा दोस्त जा रहा है, मेरा दोस्त चल रहा है, मेरा दोस्त मोशन में है। लेकिन जब आप खुद अपने आप को विजुअलाइज करेंगे और अपने दोस्त को कंसीडर ना करके बस को सापेक्ष मानेंगे या अपनी बस को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे या सराउंडिंग मानेंगे, तो आप तो एक जगह बैठे हुए हैं ना, है कि नहीं? ठीक है, तो बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। एन ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू वन सराउंडिंग, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड, but may be at rest with some other surrounding. For example, bus. To make the point clear, let us consider following example. देखते हैं इन लोगों ने क्या example दिया है. Consider a train moving on a railway track. A farmer standing in his field near the track perceives the train and the passenger sitting in it as moving. एक ट्रेन चल रही है अपनी पटरियों पर, और उसी के बगल में एक किसान अपनी खेत के पास अपने खेत में खड़ा है। जब वो देखता है किस किस चीज़ों को, ट्रेन को और पैसेंजर्स को, तो वो ये सोचता है कि दोनों मोशन में हैं। ट्रेन एंड पैसेंजर्स सिटिंग in the train are in motion. However, a passenger inside the train sees his fellow passengers to be in rest. अगर आप उस ट्रेन में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल, या उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ यात्री अपने बाकी यात्रियों को अगर देखेगा तो क्या बोलेगा? सब बैठे हैं, है ना? लेकिन जब एक किसान दोनों को एक साथ देखेगा तो उसको लगेगा कि दोनों मोशन में हैं। ये एग्जाम्पल हमारे जैसा एग्जाम्पल से मिलता हुआ है ना? सेकेंड एग्जाम्पल इज फॉर द पैसेंजर्स इन द मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज एंड पोल्स और योर फ्रेंड्स अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था, राइट? From the above examples and so many other observations of these types, we conclude that state of rest and state of motion are relative and they depend upon upon the choice of surrounding. Correct? So depending कि आपने किस surrounding को choose किया है, उसके basis पे कोई एक object moving भी हो सकता है और कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में भी हो सकता है। ओके, वी नो दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन एन ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। हाउएवर, वी बीइंग सिचुएटेड ऑन द अर्थ फील द सन टू बी राइजिंग इन ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड सेटिंग इन द वेस्ट इन द इवनिंग एवरी डे। This is relative motion. हर दिन हमें ऐसा लगता है कि सूरज ईस्ट से निकल रहा है, वेस्ट में जा रहा है। हम सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, ना कि सूरज हमारे चक्कर लगा रहा है। लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे की सराउंडिंग है, हमें ऐसा लगता है कि सूरज मूव कर रहा है। This is called relative motion. Okay? So, मैं ऐसे ही आगे भी चीज़ें पढ़ाऊँगा, इसीलिए मुझे इतना टाइम लगेगा, बट एक बार धीरे धीरे चीज़ें अपनी स्पीड में आ जाएंगी, हर चीज़ धीमे धीमे आराम से मज़े से चलेंगी। ओके, गुड लक।
prepare your notes. If you have some questions, let me know. Take care. Bye.